ओके तो पहले फर्स्ट हम क्वेश्चन बैंक डिस्कस कर रहे हैं कैपेसिटर्स की। तो फर्स्ट पेज पे आपने मुझे सेकंड और फोर्थ पूछा है। सेकंड, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 5 and electric field inside the plate is 200 volt per centimeter. An uncharged metal bar of width 2 centimeter is fully immersed into the capacitor. The length of the metal bar is same as that of the plate. The voltage across capacitor after the immersion of the bar. तो वोल्टेज बाद का पूछा है, मतलब डेफिनेटली उन्होंने वोल्टेज कांस्टेंट तो नहीं रखा है और उन्होंने कैपेसिटर को चार्ज करा होगा तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड आई होगी। तो आपके पास एक चार्ज कैपेसिटर है जिसमें चार्ज कांस्टेंट मान सकते हो बिकॉज बैटरी कनेक्टेड नहीं है। अब चार्ज कांस्टेंट तो अंदर जो चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कांस्टेंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, लेकिन तुमने कुछ पोर्शन में मेटल की बार डाल दी। ये कैपेसिटर की प्लेट्स, इनके बीच की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर दी है, लेकिन आपने कुछ पोर्शन में यहाँ मेटल की बार डाल दी। तो मेटल डालने से क्या हो जाएगा, बता सकते हो क्या? मेटल के अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बचना चाहिए क्या? मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बताओ। जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड, यस, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब सिर्फ मेटल के बाहर वाले पोर्शन में बचेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड केवल इस पोर्शन में बचेगी और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो एक तरह से डिस्टेंस कम हो गई। अब जो भी इसकी विड्थ थी वो सब्ट्रैक्ट कर दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम डिस्टेंस में आ गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू जो डिस्टेंस इफेक्टिव बची वो मल्टीप्लाई कर दो, तो ये होना चाहिए नया पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इफेक्टिवली उनकी डिस्टेंस कम हो जाएगी, बिल्कुल सही, बढ़िया। चलो अब क्वेश्चन नंबर मेरे पास 4 भी आया था, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 भी था ना, हाँ 4 ही था, क्या बोला था, हाँ 4। तो 4 में क्या है, 5 आइडेंटिकल कैपेसिटर प्लेट्स आर अरेंज सच दैट दे मेक अ कैपेसिटर ईच ऑफ 2 माइक्रोफैराड। तो 5 प्लेट्स अरेंज करी है, तो 5 प्लेट्स अरेंज करके 5 आइडेंटिकल कैपेसिटर प्लेट्स आर अरेंज, तो 4 कैपेसिटर बन रहे होंगे, ठीक है। द प्लेट्स आर कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट, द चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ सी। अब कनेक्ट कैसे है ये कुछ बताया नहीं है, द चार्ज ऑन द प्लेट सी, तो प्लेट सी तो दिखाई नहीं इन्होंने, तो ये क्वेश्चन रॉन्ग है, इसको हटा दो। ये क्वेश्चन में हमें लैंग्वेज पता ही नहीं चल रही, लैंग्वेज से समझ ही नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन है क्या, तो इसको हटा दीजिए, ठीक है। सॉल्यूशन में डायग्राम दे दिया, क्वेश्चन में तो नहीं था ना, तो अब सॉल्यूशन देख के फिर कर लो फिर। अब मुझे तो यहाँ क्वेश्चन दिख ही नहीं रहा है, समझ नहीं आया है कि कनेक्शन, हाँ वही कनेक्शन कैसे होगा ये समझ मेरे को भी नहीं आ रहा है, डायग्राम ही नहीं दिया है। यू कैन जस्ट रिमूव दिस क्वेश्चन, ठीक है, 4th नंबर हटाई दो। चलो अब नेक्स्ट पेज पे टोटल 17 तक क्वेश्चन आ जाएंगे, तो टोटल 17 तक क्या डाउट है? 16 आया मेरे पास, 16 कर रहा हूं मैं। 3 long concentric conducting cylindrical shells have radius r, 2r and 2 root 2r. Inner and outer shells are connected to each other. The capacitance across the middle and inner shell per unit length is. तो ये पैरेलल में दो कैपेसिटर बन जाएंगे ना, पैरेलल में कैपेसिटी ऐड कर देना बस, है ना। आर टू आर रूट टू आर, टू रूट टू आर। अब इसमें जो इनर और सबसे बाहर का शेल है वो तो कनेक्ट कर दिया, तो सेम पोटेंशियल पे हो गए, तो पैरेलल में कैपेसिटर्स हो जाएंगे। तो कैपेसिटी निकालो दो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर की और ऐड कर दो उनको, सिंपल। निमित, इसमें और क्या समस्या थी आपको? सर कुछ एक्सेस चार्ज या पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो कैपेसिटर कैसे बनेगा? भैया आपको अपन को क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो लैंग्वेज पढ़ो, द कैपेसिटेंस अक्रॉस मिडिल एंड इनर शेल। तो मिडिल शेल और इनर शेल के बीच में कैपेसिटेंस पूछी है, तो इसका मतलब ये है कि कैपेसिटेंस बनाना चाह रहे हैं वो। तो कैपेसिटेंस कैसे बनाते हैं, बीच में बैटरी लगाएंगे, बैटरी से कुछ चार्ज फ्लो होगा तो चार्ज बाय पोटेंशियल ये हो जाएगी कैपेसिटेंस। तो जरूरी नहीं है कि भाई चार्ज दोगे तभी वो कैपेसिटर जैसा एक्ट करेगा। सिस्टम इज द कैपेसिटर, नहीं चार्ज करा तो कैपेसिटेंस तो हो सकती है उसकी, है ना। चार्ज नहीं करा तब भी कैपेसिटेंस तो हो सकती है, ठीक है। चलो तो इस पेज के क्वेश्चंस हो गए, मतलब अब 24 तक बताओ। 19 आया मेरे पास, 19, द ट्रांजिएंट शोन द टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट इज। 19 में सर्किट दिखाया है और सर्किट का टाइम कांस्टेंट पूछा है, तो कैपेसिटर के साथ तो सर्किट स्विच ऑन नहीं है।
अच्छा बाद में ऑन कर रहे होंगे, ऑफ कोर्स ऑन करेंगे तभी तो आरसी सर्किट बनेगा। और देखो ऑप्शन में तो टाइम कांस्टेंट है मेरे पास, तो ये सोच लो कि स्विच ऑन करने वाले वो। अब जो बैटरीज है ना उनका इक्विवेलेंट बैटरी बना लो, ठीक है, इक्विवेलेंट बैटरी बना लो। तो एक बैटरी के साथ रजिस्टर देखो क्या है 2R और R, तो 3R, और एक बैटरी के साथ रजिस्टर R, तो पैरेलल में इफेक्टिव निकाल लो उनका 3R इंटू R अपॉन 3R प्लस R मतलब 3R/4। तो ये 3R/4 और कैपेसिटर के साथ R और जुड़ा हुआ था, तो 3R/4 प्लस R मतलब क्या हो जाएगा 7R/4, है ना। 7R/4 का इफेक्टिव रजिस्टर इंटू C कर दो तो टाइम कांस्टेंट आ गया, तो आंसर होना चाहिए C। बोलो पार, समझ में आ रहा है क्या? यस। चलो इस पेज पे और कोई डाउट 24 तक? 24 तक और कोई डाउट? कोई भी नहीं है, गुड। अब सेक्शन बी आ गया, 31 तक कोई डाउट? 31 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज बाय कनेक्टिंग इट टू बैटरी। तो कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसको बैटरी से कनेक्ट करके चार्ज कराए। बैटरी इज डिसकनेक्टेड, अच्छा बैटरी हटा दिया, एंड द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर आर पुल्ड अपार्ट टू मेक द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स डबल। पहले जो कैपेसिटेंस, पहले जो सेपरेशन थी वो अब डबल कर दी तुमने, सेपरेशन डबल कर दी। अगेन द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द बैटरी विद सेम पोलैरिटी, अब वापस से बैटरी जोड़ी है। अच्छा, तो अब पूछा है द चार्ज फ्रॉम द बैटरी फ्लोज इनटू द कैपेसिटर आफ्टर द कनेक्शन। तो देखो तुम जब प्लेट दूर ले जाओगे तो कैपेसिटेंस का क्या होगा? अच्छा तुमने 31 का डी ऑप्शन बोला है, तो डी डिस्कस करते हैं। आफ्टर रिकनेक्शन ऑफ बैटरी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स विल इमीडिएटली बिकम हाफ ऑफ द इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस तो बैटरी वाला ही रहेगा ना। अच्छा इनिशियल जस्ट आफ्टर डिस्कनेक्टिंग द बैटरी, तो डिस्कनेक्शन बैटरी को जब डिस्कनेक्ट करा था तो जो पोटेंशियल डिफरेंस था वही तो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस था, और बाद में भी पोटेंशियल डिफरेंस वही होने वाला है, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होने वाला है। तो इसका ये रॉन्ग हो गया ना डी ऑप्शन, तो 31। उन्होंने देखो ब्रैकेट में क्या लिखा है, जस्ट आफ्टर डिस्कनेक्टिंग द बैटरी, इसका मतलब बैटरी जस्ट हटाई थी, पहले कैपेसिटर को चार्ज करा होगा और बैटरी जस्ट हटाई, तो जस्ट हटाने पर प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस भी, है ना। अब तुमने बैटरी प्लेट्स की डिस्टेंस डिस्टेंस बढ़ा दी, फिर वापस से बैटरी लगाई, तो फिर बैटरी लगाओगे तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस भी हो जाएगा। तो इसका आंसर तो दोनों सेम थे, तो ये तो गलत बोल रहे फिर। अच्छा निमित पूछ रहा है फिर सी कैसे करेक्ट है? सी में क्या लिखा है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इंक्रीजेस व्हेन द प्लेट्स आर पुल्ड अपार्ट। तो ये भी सही बात है ना, उन्होंने यहाँ प्लेट्स पुल करने के बाद का पूछा है, लैंग्वेज पढ़ो समझो क्या लिखा है, प्लेट्स को पुल करने के बाद का पूछा है। तो जब प्लेट्स को पुल करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वही है लेकिन डिस्टेंस बढ़ गई, तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा, है ना। और जो डी ऑप्शन है उसमें पूछी अलग चीज है। डी ऑप्शन में क्या बोला है कि कैपेसिटी प्लेट्स को बैटरी से जोड़ा और बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी, तो जस्ट डिस्कनेक्ट के बाद जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। फिर प्लेट्स को तुमने पुल कर दिया, फिर बैटरी वापस से जोड़ी, एंड बैटरी जोड़ने के बाद जस्ट बाद का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, तो बैटरी जोड़ दोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस फिर से वी हो जाएगा। तो दोनों केस में वी आ रहा है, इस केस में डी में, है ना। चलो इसके बाद आपने मुझे 30 भी लिख के दिया था कुछ बच्चों ने, जस्ट सेकंड में देख लो, 28 लिखा है और 30 लिखा है, ठीक है। तो पहले 28 देख लेते। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ पैरेलल शीट ऑफ कॉपर इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स between and parallel to the plates without touching the plates. The capacity of capacitor after the introduction of copper sheet is, तो बीच की पोजीशन पे डिपेंड नहीं करती है, ये बीच में तुमने कोई मेटल की प्लेट डाल दी, तो मेटल की प्लेट कहीं भी डालो कहीं भी रखो कैपेसिटी पे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्योंकि जो डिस्टेंस यहाँ पर एयर वाली है वो तो इसको कहीं भी मूव करोगे वो डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो ये आएगा ना हमेशा। इफेक्टिव डिस्टेंस जो होगी ये होगी जो एक्चुअल डिस्टेंस थी प्लेट्स के बीच की माइनस मेटल प्लेट की थिकनेस, वो मेटल प्लेट कहीं भी रखो। समझ आ रही के बाद 28 में तो 28 में बोला इनवेरिएंट फॉर ऑल पोजीशंस ऑफ शीट बिटवीन द प्लेट्स, बिल्कुल सही बात है ये। इस मेटल प्लेट को तुम कहीं पर भी रखो पोटेंशियल डिफरेंस सेम आएगा तो कैपेसिटी सेम आएगी। और डी में बोला ग्रेटर देन बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द शीट, बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द प्लेट कैपेसिटी में डिस्टेंस देखो ज्यादा रहेगी, जब प्लेट नहीं डालेंगे तो डिस्टेंस ज्यादा,
प्लेट डालने से डिस्टेंस कम तो कैपेसिटी बढ़ गई, तो ये भी सही आंसर है डी वाला, है ना। चलो अब 30 भी बोला था, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी सी इज चार्ज टू स्टेडी स्टेट पोटेंशियल V and connected in series with open key and pure resistor R. T equal to 0, the key is closed. I current is plotted and log I versus T. Log I को T के साथ प्लॉट करा है उन्होंने, और लेटर 1 पैरामीटर इज चेंज कीपिंग द अदर 2 कांस्टेंट। तो क्या करा है आपने, तो ग्राफ में फर्क क्या है वो देखो, सेकंड में करंट धीरे धीरे कम हो रहा है, टाइम ज्यादा लग रहा है करंट को कम होने में, तो टाइम ज्यादा लग रहा है मतलब आरसी बढ़ गया, और शुरू का करंट सेम है, शुरू का करंट होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस होगा Q बाय C अपॉन रेजिस्टेंस, या पोटेंशियल डिफरेंस V है ना पोटेंशियल डिफरेंस, तो V बाय C, तो शुरू का करंट सेम, सॉरी V बाय R सेम है, शुरू में करंट सेम मतलब V बाय R सेम है, तो R बदला नहीं है, मतलब कैपेसिटी क्या कर दी, बढ़ा दी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 में कैपेसिटी बढ़ा दी, समझ में आया। क्योंकि देखो स्टार्टिंग का करंट सेम है, स्टार्टिंग का करंट सेम, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस सेम, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो क्वेश्चन में सेम ही रखा है, एक पैरामीटर चेंज करा है उन्होंने, तो एक पैरामीटर C बड़ा होगा, है ना। आ रहा है क्या समझ में, ये नहीं आया। देखो हमें ये तो समझ में आ रहा है कि RC बढ़ गया है, सेकेंड वाले ऑप्शन में जो करंट है धीरे धीरे चेंज हो रहा है, तो R2C2 इज ग्रेटर देन R1C1, ये समझ में आया क्या, है ना। और करंट सेम है शुरू का, तो V अपॉन R इज सेम, V और R का रेशो सेम है, लेकिन RC बढ़ गया, तो ऐसा कैसे हो सकता है, जब तुमने C को बढ़ा दिया, कोई एक चीज बढ़ाई थी ना उन्होंने, कोई एक चीज चेंज करी थी उन्होंने। अब क्लियर है क्या, यस बच्चे बोल रहे यस, वेरी गुड, बोलो पार्थ क्लियर है, थोड़ा थोड़ा ये ग्राफ से समझ में आ रहा है कि शुरू का करंट सेम है, शुरू का करंट सेम, तो V अपॉन R इज सेम, ये चीज क्लियर है। अब V अपॉन R तो सेम है, लेकिन RC बढ़ गया, so how it is possible when C increases, ओके, B और R सेम रखा है और C बढ़ा दिया, तो RC बढ़ जाएगा, सिंपल। चलो तो क्वेश्चन 31 तक हो गए, मतलब आगे 37 तक, 37 तक बताओ, 35 आया मेरे पास, 35 when a parallel plate capacitor is connected to a source of constant potential difference, कैपेसिटर को कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस के सोर्स से जोड़ दिया, मतलब बैटरी से जोड़ दिया एक तरह से, ठीक है। तो ऑल द चार्ज फ्लोन फ्रॉम द सोर्स इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, तो सही बात है, कैपेसिटर को बैटरी से जोड़ो तो बैटरी जो चार्ज देती है वो कैपेसिटर में स्टोर होता है। ऑल द एनर्जी ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, बताओ होता है कैसा, बच्चे बोल रहे सी में दिक्कत है इसमें। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर ग्रोज वेरी रैपिडली इनिशियली एंड दिस रेट डिक्रीजेस टू 0 इवेंचुअली, बिल्कुल सही है। जैसे कैपेसिटर बैटरी से जोड़ते हैं तो कैपेसिटर को अचानक से बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाता है, तो कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस अचानक से V हो गया, मतलब रैपिडली बढ़ गया, और बाद में कांस्टेंट हो गया V के बराबर, सही बात है ना। तो बच्चे पूछ रहे हैं व्हाई नॉट ऑप्शन डी, डी में लिखा है नेट एनर्जी स्टोर्ड इन द टू कैपेसिटर, सॉरी द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ द चार्ज ऑफ द कैपेसिटर, ये क्यों होगा भाई, कैपेसिटर की कैपेसिटी तो चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस का रेशो होती है, और चार्ज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस होता है, कैपेसिटी थोड़ी चार्ज पे डिपेंड करती है। हाँ है ना, कैपेसिटी कांस्टेंट आती है, चार्ज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और जो बीच में कांस्टेंट होता है वो कैपेसिटी होती है, ठीक है। चलो तो 37 तक होगा इसका मतलब, 37 के आगे 43 तक बताओ फिर, 40 नंबर आया मेरे पास, 39 भी आ गया, 39 और 40, 39 a battery of voltage V is connected across terminal 1 of the black box shown in the figure,
Ideal voltmeter connected to terminal 2 gives reading V by 2. While if the battery is connected to terminal 2, voltmeter reads V. The black box may contain. 4 ऑप्शन है, चारों को चेक करो क्या हो सकता है, आपको चेक करना पड़ेगा। क्वेश्चन में जो दिया है वो किस में हो रहा है ये आपको सोचना पड़ेगा, है ना। तो 39 में बच्चे मुझे बोल रहे हैं व्हाई नॉट ऑप्शन ए। अब ऑप्शन ए में देखो, हाँ ऑप्शन ए सही लग रहा है मुझको। जब ऑप्शन ए में फर्स्ट टर्मिनल पे अपन पोटेंशियल डिफरेंस V लगाएंगे तो रजिस्टर R का पोटेंशियल डिफरेंस V/2 मिलेगा, और उधर V लगाएंगे तो इधर भी V मिलेगा। ये सही है ऑप्शन है 39 का आंसर। ओनली डी दिया है, नहीं ए भी सही है ना। बैटरी और वोल्टेज V is connected across terminal black box. Ideal voltmeter connected to terminal give reading V/2. हाँ सही है, ठीक है। 39 का ए भी सही है, ए और डी दोनों पॉसिबल है इसमें, ठीक है। चलो डाउट क्लियर, इसमें और कुछ पूछना है क्या? नो। चलो उसके बाद मुझे 40 बोला था आप लोगों ने, तो एन इंसुलेटेड कंडक्टर इनिशियली फ्री फ्रॉम द चार्ज इज चार्ज बाय रिपीटेड कॉन्टेक्ट विथ अ प्लेट विच आफ्टर ईच कॉन्टेक्ट हैज अ चार्ज Q बाय सम मैकेनिज्म। तो तुम्हारे पास कोई प्लेट है जिसपे चार्ज हमेशा Q बन जाता है, और उस प्लेट से तुम एक कंडक्टर को कनेक्ट कर रहे हो, और उस कंडक्टर को बार बार टच करते जा रहे हो इस प्लेट से। तो आपसे क्या पूछा है, इफ चार्ज स्मॉल q, if small q is a charge on conductor after first operation, prove that the maximum charge which can be given to conductor in this way is capital Q small q upon capital Q minus small q। तो क्वेश्चन क्या है ये समझ लो बस, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। एक कोई कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है, दिस इज अ कंडक्टर, इसकी कैपेसिटी मुझे नहीं पता कितनी है, मान लेते C है। इसको एक प्लेट से मैं कनेक्ट करने वाला हूँ, ये प्लेट है, इस पे चार्ज हमेशा Q होने वाला है, इसकी कैपेसिटी मुझे नहीं पता कितनी है, मैंने मान ली C0 है, ठीक है। इस प्लेट को जब इससे टच करूंगा तो आफ्टर टचिंग मुझे बता सकते हो इस पे चार्ज कितना आएगा, इस कंडक्टर पे चार्ज कितना आएगा, बता सकते हो क्या? बच्चे बोल रहे हाँ, बताओ फिर। निमित बोल रहा है Q/2। अरे पढ़े लिखे बच्चे यार, ऐसी बात है तो मत करो, Q/2 क्यों बोल दिया? ये कैपेसिटी C है, ये C0 है। वेरी गुड वेदांत, QC अपॉन C प्लस C0 होगा। सिस्टम का टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी, ये आएगा कॉमन पोटेंशियल। टोटल चार्ज बाय टोटल कैपेसिटी कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल इनटू इसका कैपेसिटी, वो आएगा पहले कैपेसिटर पे चार्ज आफ्टर फर्स्ट कनेक्शन। इस पे इनिशियल चार्ज 0, इस पे चार्ज Q, दोनों को टच करा तो टोटल चार्ज था 0 प्लस Q अपॉन टोटल कैपेसिटी, ठीक है। ये अपन ने पढ़ा था ना, दो कैपेसिटर को कनेक्ट कर देते हैं तो चार्ज का सम अपॉन कैपेसिटी का सम, ये कॉमन पोटेंशियल आता है। कॉमन पोटेंशियल इनटू जिसकी चार्ज चाहिए उसकी कैपेसिटी मल्टीप्लाई कर दो, तो आफ्टर फर्स्ट कनेक्शन पहले का चार्ज ये होना चाहिए। गोपाल बोल रहा है वीडियो लैग कर रहा है, वीडियो लैग कर रहा है क्या? नहीं, अच्छा यार गोपाल, बाकी बच्चे तो बोल रहे हैं इट इज नॉट, तो एक बार चेक करो आपके एंड पे, अब सही है। अच्छा तो ये चार्ज हो गया है ना, फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन में चार्ज मेंशन है ना वो हमको पता चल गया, देखो ठीक है। अब उन्होंने बोला है कि इससे मैक्सिमम चार्ज क्या आ सकता है, तो हो क्या रहा है, बार बार इसको टच कर रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम चार्ज ये आने वाला है, तो मैं इसको बोल देता हूँ Q1। फिर सेकेंड टाइम क्या आएगा, मुझे बता सकते हो कि सेकेंड टाइम जब इन दोनों को टच करूंगा तो चार्ज क्या आएगा, वो कैसे निकालू मैं? सेकेंड टाइम का चार्ज कैसे निकालू? सेम नहीं आएगा, मेथड सेम रहेगी, हाँ मेथड सेम रहेगी, चार्ज सेम नहीं आएगा। पहले कॉमन पोटेंशियल निकालेंगे, बिल्कुल सही, कॉमन पोटेंशियल निकालेंगे तो अब कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, पहले पे चार्ज आ चुका है देखो Q1 आ चुका है, दूसरे का चार्ज फिर से कैपिटल Q हो गया था, क्वेश्चन में बोला है, उसको फिर से कैपेसिटी से डिवाइड करेंगे और पहले के कैपेसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं वेदांत, टोटल चार्ज हमेशा Q नहीं है,
भाई इस प्लेट का चार्ज हमेशा क्यू है, इसके ऊपर चार्ज थोड़ी कैपिटल क्यू हमेशा है, इस पे हमेशा थोड़ी जीरो चार्ज है। ये तुमने बोला ना फर्स्ट कैपेसिटर पे, फर्स्ट कंडक्टर पे चार्ज स्मॉल क्यू हो चुका था या Q1 हो चुका था, तो बाद में Q1 प्लस कैपिटल क्यू ये वाला चार्ज होगा सेकेंड टच करने के बाद, है ना। तो ये कितना है इसको थोड़ा सा अरेंज करो, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं अपन। तो ये C प्लस सी नॉट अगर यहाँ डिवाइड कर दूं तो ये हो गया Q1 अपॉन सी प्लस सी नॉट इंटू सी प्लस क्यू सी अपॉन सी प्लस सी नॉट। ये सी मैंने मल्टीप्लाई करा, इससे डिवाइड करा। तो आप अगर ध्यान से देखो ये Q1 तो ये था स्मॉल क्यू, ये क्या है स्मॉल क्यू इंटू सी अपॉन सी प्लस सी नॉट, और ये स्मॉल क्यू ही था, है ना। तो स्मॉल क्यू तो कॉमन ले सकते हो इसमें से, स्मॉल क्यू कॉमन ले लो, तो स्मॉल क्यू की वैल्यू भी लिख देता हूं मैं, तो क्यू सी अपॉन सी प्लस सी नॉट इंटू 1 प्लस सी अपॉन सी प्लस सी नॉट। ये एक्सप्रेशन आ रहा है देखो सेकेंड टाइम चार्ज का, सेकेंड टाइम चार्ज का एक्सप्रेशन ये आ रहा है, ठीक है। अब तीसरी बार चार्ज कितना आएगा, वो होगा सेकेंड टाइम जो चार्ज आ चुका था इस प्लेट का चार्ज कैपिटल क्यू अपॉन टोटल कैपेसिटी इंटू सी। सही है क्या, थर्ड टाइम का चार्ज। थर्ड टाइम इसको टच कर रहा हूं, है ना। हाँ अब इसमें सीरीज क्या बनेगी देख लेना, इसमें थर्ड टाइम का चार्ज में Q2 की वैल्यू रखो, तो ये C बाय ये पुट करोगे ना, C बाय ये सब पुट करोगे तो देखो सीरीज बनने वाली है, सीरीज जैसा बनने वाला है यहाँ पे, ठीक है। ये Q2 की वैल्यू Q1 के टर्म में ये लिखी थी, ये पूरा Q2 की जो वैल्यू है वो रख दो, ठीक है। तो Q2 इंटू सी प्लस सी नॉट प्लस ये, तो ये बनने वाला है कैपिटल Q इंटू सी अपॉन सी प्लस सी नॉट इंटू 1 प्लस सी अपॉन सी प्लस सी नॉट प्लस सी अपॉन सी प्लस सी नॉट का होल स्क्वायर। ऐसा बनने वाला एक्सप्रेशन ये समझ में आएगा थर्ड टाइम का चार्ज। बस अब ऐसे तुम चलते जाओगे चलते जाओगे चलते जाओगे तो ये सीरीज इन्फिनिटी तक चली आएगी। तो आफ्टर इन्फाइनाइट टाइम Q इन्फिनिटी वो होना चाहिए क्यू सी अपॉन सी प्लस सी नॉट विच इज गिवन ए स्मॉल क्यू, स्मॉल क्यू दिस इज गिवन ए स्मॉल क्यू, ठीक है। बस अब तो आगे कर लो, ये इनफाइनाइट सीरीज है, इसका सम क्या हो जाएगा a अपॉन 1 माइनस आर, आर की वैल्यू क्या है c अपॉन सी प्लस सी नॉट। अब ये c अपॉन सी प्लस सी नॉट कैसे निकालोगे, ये थोड़ा सा अरेंज करो और यहाँ से मिल जाएगा तुमको ये c प्लस सी नॉट की वैल्यू क्या बनने वाली है, वो सब्स्टिट्यूट कर लेना। इस एक्सप्रेशन से तुमको c अपॉन सी प्लस सी नॉट मिलेगा, उससे तुम यहाँ पे अरेंज कर लेना, ठीक है। चलो हो गया क्वेश्चन, वेरी गुड। आगे बताओ, 43 तक हो गए क्वेश्चन अपने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे 46 आया मेरे पास एक डाउट, 46 आया मेरे पास एक डाउट, ठीक है। पहले 46 कर लेते, 45 भी आया, 45 पहले कर लेते। लाओ, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज फिल्ड विद अ डाइलेक्ट्रिक whose relative permittivity varies with the applied voltage अल्फा वी और अल्फा इज 1 वोल्ट। मतलब ये तो क्लास का करा हुआ क्वेश्चन है यार, ये अपन ने एक्सरसाइज में क्वेश्चन था। तुम्हारे पास एक कैपेसिटर है, उसका जो कैपेसिटी है वो पोटेंशियल डिफरेंस इनटू सी नॉट जैसा कुछ है, वो अल्फा यहाँ 1 बोल दिया, तो अंदर जो रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है, ठीक है। तो ये सेम टाइप का क्लास में कराया अपन ने, निमित याद आ रहा है क्या सर। इसमें ओनली इक्वेशन लिख दीजिए, मेरी इक्वेशन में एप्सिलॉन एलिमिनेट नहीं हो रहा है, एप्सिलॉन तो एलिमिनेट हो जाएगा, जस्ट अ सेकंड। कैपेसिटर चार्ज the same but containing no dielectric capacitor charge to potential 156 volt is connected in parallel to the first non-linear uncharged capacitor, determine the final voltage across the capacitor। तो तुम्हारे पास कोई कैपेसिटर है जिसमें एयर थी, इसको तुमने 156 वोल्ट से चार्ज कराया, वो सेम टाइप का कैपेसिटर है जिसका अंदर डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है, तुम यहाँ ज्वाइन करने वाले हो। तो आगे ज्वाइन करोगे ना, तो इस पे जो इनिशियल चार्ज था, ये कैपेसिटी मान लो सी नॉट है, ठीक है, एयर के साथ, तो 156 इंटू सी नॉट ये इनिशियल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी बाद की, बाद में कैपेसिटी हो जाएगी सी नॉट प्लस, अगर पोटेंशियल डिफरेंस वी है तो वी सी नॉट इसकी कैपेसिटी हो जाएगी, और ये आना चाहिए वी, ये इक्वेशन बनेगी।
मैंने इस एयर फिल्ड कैपेसिटर की कैपेसिटी मान ली सी नॉट, फिर वही कैपेसिटर जब पोटेंशियल डिफरेंस V पे होता है तो इसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट V हो जाता है, तो इसकी कैपेसिटी बाद में हो जाना चाहिए सी वी नॉट, वी नॉट इंटू सी। ये आ रहा है क्या समझ में? वी इंटू सी नॉट, है ना बस। और ये पोटेंशियल डिफरेंस भी आना चाहिए बाद में, टोटल चार्ज बाय टोटल कैपेसिटी इक्वल टू वही पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इससे इक्वेशन हो जाएगी सॉल्व। ठीक है, चलो तो ये हो गया 46 बोला है। 46 consist of air space concentric cylinders, the outer radius b is fixed। तो तुम्हारे पास आउटर रेडियस b फिक्स्ड है और इनर रेडियस वेरिएबल है। ठीक है, अब क्या बोला है, द इनर रेडियस ब्रेकडाउन ऑफ एयर ऑकर्स एट फील्ड स्ट्रेंथ ग्रेटर देन ईबी। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉसिबल है वो ईबी है। अब अगर इस पे तुम प्लस चार्ज दोगे और यहाँ पे माइनस चार्ज दोगे तो इस प्लस चार्ज की वजह से यहाँ इसके जस्ट सरफेस के पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो आएगी के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है ईबी के बराबर। ये समझ में आया क्या? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे कम रेडियस पे होगी और वो ईबी से बराबर हो सकती है, उससे बड़ी नहीं हो सकती। दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू ईबी, तो इसको ईबी के बराबर ले लेना, है ना। अच्छा, कैपेसिटर सिलेंडर वाला है तो सिलेंडर में 2 के लेमडा चार्ज डेंसिटी मान लो, यहाँ पे प्लस लेमडा है माइनस लेमडा, तो 2 के लेमडा बाय ए ले लेना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिलेंडर वाले केस में, उसको ईबी से लेस देन कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे 2 के लेमडा की वैल्यू फिक्स हो गई, 2 के लेमडा इज ईबी इंटू ए, 2 के लेमडा इज ईबी इंटू ए, है ना। अब क्या बोला है, show that the inner cylinder should have a radius a equal to b upon e if the potential of the inner cylinder is to be maximum। अब तुम्हें इनर सिलेंडर का पोटेंशियल मैक्सिमम करना है, तो मैक्सिमम कैसे कर सकते हो? पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल निकालो। यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल निकाल सकते हो चार्ज अपॉन कैपेसिटी। बाहर वाले को अगर ग्राउंड कर दिया, अंदर वाले का पोटेंशियल V मान लो, तो पोटेंशियल V निकाल सकते हो चार्ज मान लेना लेमडा इनटू एल अपॉन कैपेसिटी। अब कैपेसिटी लिख लो क्या होती है, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln b बाय a इनटू लेंथ, ये होती थी ना कैपेसिटी। ठीक है, ये एल से एल कैंसल, और यहाँ पे जो के लेमडा आएगा ना, के लेमडा की वैल्यू तुम्हें पता है, वो सब्स्टिट्यूट कर देना। तुम्हें पता है के लेमडा, के मतलब है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू लेमडा। इसकी वैल्यू कितनी है, ये 2 लगाया तो यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, ईबी इंटू ए। ये समझ में आया? ठीक है, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को ई कैपिटल भी बोल दिया है, वो स्मॉल बी, वो जो रेडियस वाला बी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो बी है वो अलग चीज है ना। ये चीज समझ में आई क्या? पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखा है, समझ में आया क्या? हाँ, अब ये पोटेंशियल डिफरेंस का एक्सप्रेशन देखो क्या आने वाला है, तो लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू देखो तुम्हें पता है, तो ये है ई ब्रेक डाउन इंटू ए, और ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में चला गया, ln b बाय a। तो तुमको ये मैक्सिमम चाहिए, तो इसको मैक्सिमाइज कर लो, फॉर b टू बी मैक्स dv अपॉन da। रेडियस a बदल सकते हो ना इसमें, क्या बदल, b तो फिक्स था, a बदल सकते हो, इसको 0 करो और देख लो क्या आएगा। अब हो जाएगा क्या? समझ में आया कि नहीं? कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा, गोपाल को आ गया, वैभव को आ गया, वेरी गुड। तो फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, है ना, आप डिफरेंशिएशन करके काम आप करोगे। अब सेकंड पार्ट में बोला है रेडियस की वैल्यू b अपॉन रूट ई पर यूनिट लेंथ ऑफ सिस्टम इज टू बी मैक्सिमम। अब तुम्हें पोटेंशियल मैक्सिमम नहीं करना है, एनर्जी पर यूनिट लेंथ को मैक्सिमम करना है। तो एनर्जी पर यूनिट लेंथ क्या होगी, लिखो, कैसे लिखोगे, सिस्टम कैपेसिटर है, कैपेसिटर की एनर्जी क्या होती है, हाफ सी वी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर बाय 2c। तो क्यू स्क्वायर बाय 2c लिखो, क्यू लिख देना लेमडा एल, और नीचे सी की वैल्यू लिख देना जो मैंने लिखी थी, और उसको मैक्सिमाइज कर लो। ठीक है, और वो पर यूनिट लेंथ लिखना है, इसका भी ध्यान रखना।
तो हो जाएगा क्या सेकंड पार्ट? चलो वेरी गुड। तो आपके जो डाउट्स भेजे थे वो तो सब हो गए, और कुछ बच रहा है क्या इसमें? 47 बच रहा है, 47। फाइंड द चार्ज विच फ्लो फ्रॉम पॉइंट ए टू बी व्हेन द स्विच इज क्लोज। समस्या क्या है इसके अंदर? ऐसे तो क्वेश्चन कई करे हुए अपन ने, इसमें करना कैसे ये नहीं आया कि क्या दिक्कत है? पहले के सब जगह चार्ज निकालो, स्विच को जो क्लोज करा उसके बाद के चार्ज निकालो, बाद में चार्ज निकालने के बाद सब जगह चार्ज कितना फ्लो हो रहा है वो देखो, तो स्विच से चार्ज फ्लो भी मिल जाएगा फिर। तो तरीका आपको आता है, मार्क कर रखा था, आ गया। अच्छा आ गया। वैभव, हमने 1 2 3 4 की बात करी थी कि जितने क्वेश्चन आप कर लोगे वो डिस्कस कर लेंगे। तो इसमें और कुछ बचा है क्या क्यूबी का डाउट? क्यूबी में अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर अपन अब 1 2 3 4 में आते हैं। 50 नंबर आया, 50। A charge 200 microcoulomb is imparted to each of the two identical parallel plate capacitors connected in parallel। तो कैपेसिटर पैरेलल में है, उनको दोनों को 200 माइक्रोकूलम चार्ज दे दिया। T equal to 0, the plates of both the capacitors are 0.1 meter apart। The plates of first capacitor move towards each other with velocity दे रखी है, और सेकंड कैपेसिटर की मूव कर रही है विद सेम वेलोसिटी। मूव अपार्ट बोला, एक की प्लेट्स एक दूसरे के पास में आ रही है और दूसरे की दूर जा रही है। फाइंड द करंट इन द सर्किट। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, बिगिनर बॉक्स 5 का लास्ट क्वेश्चन यही है। बिगिनर बॉक्स 5 का लास्ट क्वेश्चन यही है। उसमें आपको डाटा नहीं दिया था, यहाँ डाटा दे दिया है, याद आ रहा है? एक कैपेसिटर की प्लेट दूर जा रही है, एक कैपेसिटर की प्लेट पास में आ रही है, तो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स को लिख देना इनिशियल डिस्टेंस माइनस वीटी और इनिशियल डिस्टेंस प्लस वीटी। तो पहले की कैपेसिटी हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट एरिया अपॉन डिस्टेंस, दूसरे की कैपेसिटी एप्सिलॉन नॉट एरिया अपॉन। अब दोनों का इनिशियल चार्ज पता है तो टोटल चार्ज पता है, तो जो भी टोटल चार्ज है शुरू में वो तो कंजर्व रहेगा अपॉन कैपेसिटी का सम। ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू किसी भी एक की कैपेसिटी लिख दो, ये उसका चार्ज आ गया, और इसको डिफरेंशिएट करो टाइम के साथ, चार्ज का रेट ऑफ चेंज करंट आ जाएगा, ये सर्किट में करंट आ जाएगा। एक कैपेसिटर पे कैपेसिटी कम हो रही है तो चार्ज कम हो रहा होगा, वो दूसरे में जा रहा है, तो चार्ज के चेंज होने का रेट लिख दो, वो करंट मिल जाएगा। चलो अब ये C1 C2 की वैल्यू यहाँ पटकना है, आपको रखना है, तो सॉल्व कर लेना, डिफरेंशिएट करके आंसर आ जाएगा। ठीक, ओके। तो क्यूबी फिर कंप्लीट 1 2 3 4 पे आ जाए। चलो 1 2 3 4 स्टार्ट करते, 1 2 3 4 स्टार्ट करते। बहुत गर्मी चल रही है रूम में, एक तो इस रूम के मेरे को दरवाजे से बंद करना पड़ता है, वो इसलिए क्योंकि फिर बाहर से आवाजें बहुत आती है, या तो इसको पूरा साउंड प्रूफ कराओ। चलो कैपेसिटर्स मैंने ओपन करा है 1 2 3 4 से, तो बोलो। पहला डाउट आया मेरे पास 776, 76 थोड़ी है, 976। अच्छा 976, 976 स्टार डेल्टा से कर लो या किरचॉफ लॉ लगा लो, लेकिन आंसर मैच नहीं हो रहा है। हाँ ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है, इसमें कई बच्चों के आंसर गलत आते हैं। तो ये सेम क्वेश्चन हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस के लिए दिया था मैंने आपको, वहां पे मुझे केवल पूरा सॉल्व करके भेजा था, और वो मैंने सॉल्यूशन शायद सब लोगों के ग्रुप पे भी भेजा है ना? तो वो जो आंसर आया था वो उसका उल्टा आंसर होगा, और इसका आंसर पीछे सही है, इसका आंसर में बच्चों से बहुत मिस्टेक्स होती है सॉल्व करने में। ठीक है, तो इसका मेरा एक ही जवाब है, प्रैक्टिस करो, फिर से सॉल्व करो, जब तक नहीं आया छोड़ो मत इसको। ठीक है, ट्राई करो, होगा आपसे, आपको करते आता है, कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं,
अच्छे से लिखो, केयरफुली, एक एक चीज को केयरफुली करो तो आंसर आएगा, समझे? मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है कि ये मैं बताऊंगा भी तो आपको खुद को तभी आएगा जब आप खुद सॉल्व करोगे, और करना कैसे वो आपको पता है ना? इसमें कुछ ऐसा अलग से समझाने का कुछ है नहीं। तो और बताओ, सेकंड पेज पे 982 तक क्वेश्चन है, तो 82 तक कोई डाउट? 83 आया मेरे पास, 83 का भी सेम आंसर है मेरा, किरचॉफ्स लॉ लगाओ। सर्किट में बहुत लेंदी क्वेश्चन है, बहुत टाइम लगेगा इसमें, मतलब मैं भी अभी सॉल्व करूँ ना तो मेरे को भी बहुत टाइम लगेगा, उसमें कैलकुलेशन में बहुत गलतियां हो सकती है। हाँ, निश्चित बोल रहा है केसीएल केवीएल से तो आ गया, तो वही करना है इसमें, शॉर्ट मेथड कुछ नहीं है इसकी, कोई शॉर्ट मेथड नहीं। ओके, चलो थोड़ा सा साउंड में चेंज आएगा, ये थोड़ा डिस्चार्ज हो चुका है। ये इक्वेशन बनानी पड़ी, यस होगा, इतना बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा नोडल लगा लोगे तो आप थोड़ा छोटा हो जाएगा, इतनी इक्वेशन नहीं आएगी अगर नोडल का यूज करोगे तो। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है सबको? ठीक है, ठीक है। तो मैं एक बार नोडल का थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ आपको, नोडल से थोड़ा जल्दी हो जाएगा, इक्वेशन जनरली नोडल से कम बनती है, तो सर्किट मुझे तो पहले तो बनाना पड़ेगा यहाँ। चलो, ये क्वेश्चन है, अब देखो नोडल से ट्राई करो, इट विल बी बेटर। तो मुझे लग रहा है कि इस काम पे पोटेंशियल 0 मान के चालू कर देता हूँ, मैं 0 मान लो, यहाँ हो जाएगा 20, बैटरी की वजह से इसका कितना डायग्राम हमारा 20 क्या है, फिर यहाँ 20 ये बैटरी 10 की, तो यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ 10, तो ये 20 वोल्ट से होने से यहाँ हो जाएगा -10, ठीक है? पहले तो ये देखो इतना चीज आ गई, उसके बाद फिर यहाँ पर मान लो V, तो इस बैटरी की वजह से 20 वोल्ट की वजह से यहाँ V + 20, और V का पोटेंशियल इसको Vm मान लो, इसको Vb मान लो, ठीक है? तो वहां Vb माना तो यहाँ जाएगा Vb + 20। अब देखो सारे नोड्स के पोटेंशियल आ गए, सारे नोड्स के पोटेंशियल आ गए, तो Va और Vb के लिए अब देखो दो ही वेरिएबल बच रहे हैं यहाँ पे, तो Va और Vb, है ना? तो दो इक्वेशन बनाओ, तो दो इक्वेशन से काम हो जाएगा तुम्हारा। तो इक्वेशन थोड़ी ट्रिकी होगी बनाना, तो नोडल में इक्वेशन कैसे बनाते थे अपन याद करो, ये कैपेसिटिव प्लेट को अपन ऐसे इकट्ठा कर देते, तो देखो ये सारे प्लेट्स, इन पे चार्ज का सम 0 होना चाहिए, एक तो इधर से इक्वेशन बना लो और एक इक्वेशन इधर से बनाने की कोशिश करो। इधर से किसको ले, नहीं ये लोगे तो किसको ले, तो यहाँ से लो, ये बैटरी भी है ना, हाँ ये कैपेसिटर है, ठीक है, तो ये सिस्टम है, दो इक्वेशन में काम हो जाएगा, समझ में आ रहा है? ये डायग्राम समझ में आ रहा है ना? अब इन सब प्लेट्स का चार्ज लिख सकते हो, देखो इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस पता है, यहाँ का पोटेंशियल पता है, यहाँ का पोटेंशियल पता है, डिफरेंस लो, पोटेंशियल का डिफरेंस लो, वो आ जाएगा Va + 30, Va + 30, Va + 30 पोटेंशियल डिफरेंस है, ये हायर मान लो, तो इसको हायर इसको लोअर मान के Va + 30, तो यहाँ प्लस माइनस चार्ज होगा, तो चार्ज कितना होगा C * V, तो इसकी कैपेसिटी जो भी है इनको पोटेंशियल डिफरेंस लिखो, वो यहाँ का चार्ज आ गया। ऐसे ही इस प्लेट का चार्ज निकालो, यहाँ का इधर हायर ही मान लो, इसका चार्ज निकालो, यहाँ हायर मान लो, इसका चार्ज निकालो, और इन सबके चार्ज का सम 0 कर दो,
तो एक इक्वेशन यहाँ बनी और एक इक्वेशन यहाँ, दो इक्वेशन से काम हो जाएगा। फिर भी क्वेश्चन लेंथी है, ये मैंने भी करा था अभी रिसेंटली, तो मुझे कम से कम 15 मिनट लगे थे, मतलब इसकी इक्वेशन इतनी लंबी लंबी बनी थी, सॉल्व करने में बहुत टाइम लगा था। तो अब आप ट्राई करोगे, मैंने काफी कुछ तो बताई है, अब थोड़ा मेहनत वाला काम आप पे छोड़ रहा हूँ मैं, आसान वाला मैंने कर दिया। हाँ हाँ चलो, तो बच्चे बोल रहे हैं एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए तो छोड़ देने का नहीं, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस करना है, इतनी प्रैक्टिस करो इस तरह के क्वेश्चंस की कि एग्जाम में आराम से हो जाए। और कोई भी एग्जामिनर जब ऐसा क्वेश्चन देगा ना एग्जाम में, तो वो सभी के लिए है क्वेश्चन, वो बाकी सारे क्वेश्चन या तो इस टाइप के होंगे या तो सब आसान है, तो ये क्वेश्चन ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग दे देगा। भाई पूरे मार्क्स कौन बच्चा लेके आएगा? जो टॉप करना चाह रहा है वो, तो टॉप करना जो चाह रहा है उसके लिए तो जरूरी है, और हम सब टॉप करना चाह रहे हैं, तो हमें छोड़ना नहीं। हाँ, अगर बाकी पेपर बहुत आसान लग रहा है तो वो सब कर लो, इसको एंड में कर लेना, ठीक है। और सारे क्वेश्चन ऐसे हो तो तब तो करना ही मजबूरी है ना। और जितना मेरा एक्सपीरियंस है आईआईटी का, वो सारे क्वेश्चन अच्छे से देते हैं, ऐसा नहीं होता कि वहां पे कुछ आसान कुछ टफ, भूल चूल से मतलब हो जाता है कि तो क्वेश्चन आसान मिल जाए आपको, वो थॉट वाले क्वेश्चन हो जाते हैं, तो वो अगर प्रैक्टिस होगी आपका पढ़ा हुआ अच्छे से रहेगा तो वो जल्दी हो जाएंगे, अदरवाइज तो सारे क्वेश्चन थोड़े से लेंथी होते हैं। मतलब 18 में से मुझे तो लगता है कि 4 या 5 क्वेश्चन ही होते हैं जो जल्दी होते हैं, बाकी तो सब लेंथी होते हैं। हाँ बिल्कुल सही वेदांत, बिल्कुल सही। चलो तो ये क्वेश्चन हो गया फिर आपका। ठीक है, और अब आगे बताइए, फिर आगे कोई डाउट? 992 तक करे हो तो कोई डाउट? 990 990 में क्या है? पैरेलल में कैपेसिटर is filled with dielectric up to 1/2 of the distance between the plates. The manner in which the potential between the plates varies is illustrated in the figure. Which half of the space between the plates is filled with the dielectric? तो यार जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वहां डायरेक्ट्रिक भरा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जानता हूं कि वहां पोटेंशियल का ड्रॉप कम रेट से होगा, dV/dr इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो पोटेंशियल ग्राफ का स्लोप देखो, जहां स्लोप कम वहां डायरेक्ट्रिक है, तो पहले वाले रीजन में स्लोप कम है वहां डायरेक्ट्रिक होगा, ठीक है। अब फिर क्या बोला उन्होंने, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंशियल, एक मिनट, व्हाट विल बी, और बाद में पूछा है कि जब ग्राफ कैसा होगा, तो जो डायलेक्ट्रिक नहीं था वहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वही सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, तो जो सेकंड पोर्शन में लाइन बनी थी ना वो उसी को सीधा खींच देना ऊपर तक, तो ये बात का ग्राफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो जाएगी, तो सेम स्लोप का पूरा ग्राफ बन जाएगा, समझ में? सेकंड पोर्शन में जो लाइन है ना बस उसी को पूरा ऊपर एक्सटेंड कर देना, वन पोर्शन वाली लाइन हटाकर सेकंड पोर्शन वाली लाइन पूरी हो जाएगी, तो ये आ जाएगा नया वाला ग्राफ। क्लियर हो रहा है 990 क्या? ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन था, क्लियर है? हमारे पास 994 पे आया डाउट, 994 the time t0 for which switch S1 was closed, here C is the capacitance of the capacitor, तो क्वेश्चन देखना पड़ेगा कि क्या है। A capacitor with square plates of side L is a charge Q. A proton enters the uniform electric field of the capacitor after being accelerated from rest to potential difference V. The proton, which is a charge plus C mass M, enters the capacitor plates parallel to plates is deflected by distance d/2 where d is the gap between the plates. तो कैपेसिटर जो प्रोटॉन का डिफ्लेक्शन है वो दिया है, वो कितना है, तो उससे मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, बट स्पीड, हाँ स्पीड तो पता है, देखो पोटेंशियल डिफरेंस d से इलेक्ट्रॉन को एक्सलेट करा है, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला है, नाउ द स्विच S1 इज क्लोज फॉर सम टाइम एंड रीओपन, तो ये जो ग्रीन फील्ड पूछ रहा है उससे पहले पहले तो जो हम निकाल सकते हैं वो निकाल लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह निकल जाएगी। देखो उन्होंने ऑप्शंस ए जो 991 है उसमें उन्होंने टाइम स्पेंड बाय प्रोटॉन पूछा है, तो ये तुमने कर दिया होगा, एनर्जी गेन बाय प्रोटॉन इन दिस टाइम, तो ये भी कर दिया होगा, है ना। 991 में 991 में टाइम स्पेंड बाय प्रोटॉन बिटवीन द प्लेट, तो ये कैसे करोगे, तो तुम्हें डिफ्लेक्शन पता है उसका d/2 से हुआ है, और चार्ज प्लेट्स का देखो प्लस q दिया है, तो उसको ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हो तुम,
पता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दोगे, क्या हो जाएगा, 2 अपॉन एरिया, एरिया शुड बी L स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मास ऑफ प्रोटॉन, ये लगेगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू E, ये आएगा इलेक्ट्रॉनिक फोर्स बाय मास, ये होगा एक्सेलरेशन तो हाफ AT स्क्वायर, दिस शुड बी डिफ्लेक्शन इन द y डायरेक्शन, ये डिवाइड कर दिया, तो यहां से टाइम आ गया, ठीक है, ये टाइम आ गया। अब इतने टाइम में एनर्जी कितनी गेन करी, एनर्जी गेन को लिख सकते हो तुम, इलेक्ट्रिक फील्ड E से मूव कर रहा है वो E कितनी थी, q by L स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इलेक्ट्रिक फील्ड में d by 2 डिस्टेंस चला वो, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जिससे वो पास हुआ, इस पोटेंशियल डिफरेंस में चार्ज मल्टीप्लाई करो तो ये एनर्जी गेन होगी, दिस इज एनर्जी गेन बाय प्रोटॉन, समझ में आया, एनर्जी गेन, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस इज द पोटेंशियल डिफरेंस इनटू डिस्टेंस, sorry, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस इज द पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, ये हो गया एनर्जी गेन। ये आया कि नहीं, कुछ तो बोलो, आया ना, अरे वेरी गुड, चलो अब 993 में पूछा है करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द चार्ज ऑफ द कैपेसिटर, तो कैपेसिटर के चार्ज का जो एक्सप्रेशन चाहिए उसके लिए कुछ बोला है शायद इन लोगों ने, नाउ द स्विच S1, पहले कैपेसिटर चार्ज था शायद S2 से, एक सेकंड रुको, करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द चार्ज ऑन द कैपेसिटर Q, तो कैपेसिटर का चार्ज तो पोटेंशियल डिफरेंस इनटू कैपेसिटी होना चाहिए ना, तो कैपेसिटी की वैल्यू लिख दो एप्सिलॉन नॉट A by D, तो ये इसमें इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है हमको, ठीक है, नहीं इसके अंदर एक मिनट एक सेकंड रुको, उन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी वाला नहीं दिया अपन को, स्टेडी स्टेट में होगा ये एक्सप्रेशन, एक सेकंड रुको, हाँ करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर चार्ज ऑन द कैपेसिटर Q इज, तो शुरू का जो कैपेसिटर का चार्ज है वो बताना है, और चार्ज किस किस के फंक्शन में दिया हमको, तो उन्होंने डाटा एक तो डिस्टेंस दी है, एप्सिलॉन दिया है, ये सब तो कैपेसिटी के लिए आ रहा होगा, और इनटू V, और वो V क्या था, V लैंग्वेज में पढ़ो क्वेश्चन की, उन्होंने ये वो पोटेंशियल डिफरेंस दिया है जिससे प्रोटॉन को एक्सेलरेट करा था, तो हम प्रोटॉन को एक्सेलरेट करा हुआ पोटेंशियल डिफरेंस जानते हैं, तो प्रोटॉन की हॉरिजॉन्टल स्पीड हम निकाल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल की स्पीड से प्रोटॉन जा रहा होगा वो निकाल सकते हैं, कैसे, प्रोटॉन को तुमने v पोटेंशियल से एक्सपेक्ट करा था, तो E into V उसकी एनर्जी आएगी, एनर्जी को लिख देना हाफ mv स्क्वायर, तो प्रोटॉन किस स्पीड से जा रहा है वो तुम्हें पता है, तो स्पीड आ जाएगी उसकी ये 2 ऊपर भेजो अपॉन m नीचे लाओ, ये आ गई प्रोटॉन की स्पीड जिससे वो मूव कर रहा था, अब इतनी स्पीड से चल रहा है वो, और देखो डायग्राम देखो उसने p/2 हाइट से छोड़ा है और जस्ट प्लेट के बीच में L डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल कवर करा है, इतने टाइम में बाय में d/2 कवर करा है, तो हॉरिजॉन्टल L कवर करने का टाइम क्या होगा, v इनटू हॉरिजॉन्टल L कवर करने का टाइम क्या होगा, v इनटू t, है ना, सॉरी L/v, और वो यहीं आ रहा है, तो यहां से जो टाइम आ रहा है ना वो L/v, यहां का जो टाइम है वो L/v, इस टाइम को L/v डाल सकता हूं, और ये टाइम को अगर L/v डाल दिया तो कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, समझ में आ रहा है क्या, कितना टाइम कैपेसिटर ने अंदर स्पेंड करा था वो L/v होना चाहिए, ये समझ में आ रहा है, तो L/v टाइम यहां डाल के कैपेसिटर का जो प्रोटॉन का डिस्प्लेसमेंट है वो d/2 है, तो इस इक्वेशन में टाइम को L/v डाल दूंगा तो मुझे चार्ज मिल जाएगा, आया क्या समझ में, कुछ रिप्लाई करो, आप क्लास में हो कि नहीं सब, यस सर वेट लिखना है, हाँ वेट कर रहा हूं मैं, ओके, एक बार और बता दो, ठीक है एक बार और बता देते हैं, तुम डायग्राम से समझो कि उन्होंने दिया क्या है, देखो कैपेसिटर की प्लेट्स की जो लेंथ है वो L है, तो प्रोटॉन L डिस्टेंस कवर कर रहा है v स्पीड से, उसकी स्पीड यहां निकाल लिया मैंने, देखो ये हमारे पास प्लेट है,
ये लेंथ हमको दे रखी है L, प्रोटॉन को यहाँ से फेंका है 20 फीट से, तो 20 फीट से L डिस्टेंस चलेगा अगर सीधा सीधा, तो टाइम कितना लगना चाहिए L by v। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट L होने के लिए टाइम क्या लगना चाहिए L by v, और इतने टाइम में वो y में कितना डिस्प्लेस हो गया क्वेश्चन में बताया d by 2, तो d by 2 डिस्प्लेस होने की कंडीशन ये थी L by v टाइम में हाफ AT स्क्वायर ये डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए y डायरेक्शन में, तो इस इक्वेशन से चार्ज निकाल सकते हो ना। अब बोलो आया क्या ये? निश्चित तो बोल रहा है यस, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी देख लो। अब बच्चे बोल रहे क्लियर है, वेरी गुड। तो इसका ये वाला पार्ट भी हो गया हमारे पास, है ना। अब तुमसे 994 में क्या पूछा था, टाइम t नॉट फॉर विच द स्विच S1 वाज क्लोज्ड और कैपेसिटी यहाँ पे C है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज फिर पढ़ना पड़ेगा कि क्या कहा है उन्होंने। अब उन्होंने बोला है कि नाउ स्विच S1 is closed for some time t naught after reopened when the heat generated in the 2R resistor is 1/3 of the initial stored energy of the capacitor। तो स्विच S1 को क्लोज करा है, देखो उन्होंने जब स्विच S1 को क्लोज करा होगा तो 2R और R 3R रेजिस्टर जुड़ गए, तो कैपेसिटी की एनर्जी 3R रेजिस्टर में डिसिपेट हो गई, तो जितनी एनर्जी डिसिपेट होगी उसका 2/3 2R में जाएगी और 1/3 R में जाएगी। और क्वेश्चन में क्या कहा है कि 2R रेजिस्टर में जो हीट जा रही है वो 1/3 ऑफ द इनिशियल स्टोर्ड एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, तो टोटल जो हीट जनरेट हुई टोटल उसका 2/3 जा रही है 2R में, और ये कैपेसिटर की इनिशियल एनर्जी का कितना है 1/3। इनिशियल एनर्जी कैपेसिटी क्या लिखोगे, हाफ q स्क्वायर बाय c। ये इक्वेशन समझ में आई, इनिशियल एनर्जी का 1/3 ये टोटल हीट का 2/3 है। ये समझ में आया क्या? लैंग्वेज के क्वेश्चन की जरूरत वही समझना है आपको। द स्विच S1 is closed for some time t naught, और उसको रीओपन कर दिया। अब बोला है कि 2R रेजिस्टर में जो हीट जनरेट हो रही है वो इनिशियल स्टोर्ड एनर्जी कैपेसिटी जो थी उसका 1/3 है, तो कैपेसिटर की इनिशियल स्टोर्ड एनर्जी का 1/3 इज द हीट इन 2R रेजिस्टर। तो तुम्हारे पास जो 2R है उसके साथ एक R रेजिस्टर भी था, तो फिर यहाँ कैपेसिटर है, तो इस RC सर्किट में जो इस 2R में हीट जाएगी वो टोटल हीट का 2/3 होगी। अब आपको टोटल हीट समझ में आ रही है कितनी जनरेट होगी, तो टोटल हीट पता चल गई तो कैपेसिटर की फाइनल एनर्जी मिल जाएगी। इसका मतलब कैपेसिटर की फाइनल एनर्जी वो एनर्जी शुरू वाली एनर्जी माइनस हीट, इससे तुम कैपेसिटर की फाइनल एनर्जी निकाल लोगे, उसका फाइनल चार्ज निकालो। तो फाइनल चार्ज अगर आ गया तो फाइनल चार्ज होना चाहिए था इनिशियल चार्ज इनटू e टू द पावर माइनस t अपॉन RC। RC रेजिस्टेंस 3R है तो 3R और वो टाइम t नॉट है, तो बोलो t नॉट मिल जाएगा कि नहीं? देखो ये क्वेश्चन आप लोगों के करने के लिए है, मतलब थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। आई एग्री कि लेंथी है, टफ है, काफी कुछ समझना है यहाँ पे लैंग्वेज से, और ये लैंग्वेज से समझने को सीखना है आपको, ये आपको सोचना था ये लैंग्वेज से कि क्या दिया है, तो ये जो इक्वेशन है ये आपको आना चाहिए थी। बताओ ये कर सकते थे कि नहीं, ये वाली इक्वेशन आपको लिख सकते थे कि लैंग्वेज पढ़ के, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो समझ के ये वाली इक्वेशन लिख सकते थे कि? हाँ बच्चे बोल रहे हैं यस, ये लिख सकते थे तो कैपेसिटी की फाइनल एनर्जी निकाल सकते थे, फाइनल एनर्जी निकाल सकते थे तो फाइनल चार्ज मिल जाता, फाइनल चार्ज पता होता तो टाइम आ जाता, ये दिमाग लगाना था आपको। हाँ ठीक है। अब मैं तो करके दे दूंगा आपको क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम में जब आएगा जब क्या करोगे, तो आपको एग्जाम में करने के लिए ये सीखना है कि हमें पढ़ते समय क्या रह गया हमसे, हम क्यों नहीं कर पाए। अभी डाउट पूछना है आपको जायज है वो, लेकिन आपको ये साथ में सीखने की कोशिश करना है कि भाई हम क्यों नहीं कर पा रहे थे, तो मेरी क्या सोचने में मिस्टेक होगी वो आप ही सोच सकते हो, आपने क्या सोचा था वो आपको ही पता है, तो आप ये दिमाग लगाओ कि मैंने क्या गलत करा था और मैं अगली बार कैसे सही करूं, ऐसे क्वेश्चन आए तो, है ना। चलो हीट वाले एक्सप्रेशन में H = I² RT करके होगा, नहीं बेटा हीट में
h इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी नहीं, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे आई वेरिएबल होगा ना तो इंटीग्रेट करके होगा, इंटीग्रेट करके लिखना पड़ेगा। आई कांस्टेंट थोड़ी होगा, आरसी सर्किट के अंदर वेरिएबल होता है ना वो तो। चलो अब 995 में क्या पूछा है, द ग्राफ ऑफ करंट आई वर्सेस चार्ज ऑन कैपेसिटर। तो ये किस केस का पूछा है, कौन सा करंट आई है, आई का मेंशन करा है क्या, पढ़ो वहां पे। S2 is now opened and the gap between the plates is changed so that the stored energy capacitor become equal to initial stored energy, neglect effect of gravity। अभी करंट आई के वैल्यू तो कुछ बारे में बताया नहीं उन्होंने, तो एक चार्ज वही वाला करंट है जो आरसी सर्किट में डिस्चार्जिंग के समय बन रहा है। तो डिस्चार्जिंग समय में करंट वर्सेस चार्ज का ग्राफ पूछा है, तो करंट की इक्वेशन लिख लो, डिस्चार्जिंग सर्किट में क्या होगी, चार्ज की इक्वेशन लिखो, ग्राफ क्या होना चाहिए सोचो। चार्ज की इक्वेशन तो तुम्हारे सामने लिखी हुई है, करंट की इक्वेशन क्या होना चाहिए, इनिशियल जो भी पोटेंशियल डिफरेंस था कैपेसिटर का V ऑफ कैपेसिटर, उसको लिख देना Q by C by R, R टोटल 3R था, e to the power minus T naught by RC 3R। तो इन दोनों का ग्राफ पूछा है, तो दोनों एक जैसे तो बदल रहे, दोनों में e की पावर तो सेम है, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनना चाहिए, है ना, प्रोपोर्शनली तो होंगे ये, इन दोनों को डिवाइड कर लो तो प्रोपोर्शनल आ रहे, डिवाइड कर लो प्रोपोर्शनल आ रहे, तो प्रोपोर्शनलिटी है, इसका मतलब ग्राफ कौन सा होना चाहिए, b होना चाहिए। आ रहा है समझ में, बच्चे बोल रहे वापस ट्राई करेंगे, वेरी गुड, ओके। तो आप चाह रहे हो वापस करना, बहुत बढ़िया करना, ठीक है। चलो तो आगे कुछ और बताना है क्या इसमें, वैसे तो क्वेश्चन खत्म ही होगा इससे, प्रैक्टिस टेस्ट आ गया, क्या आगे ट्राई नहीं करे, ओके कोई बात नहीं। एक डाउट आया 1004, 1004 करने के लिए फिर से पूरा पैराग्राफ पढ़ना है, तो ये मैं एक बार करो वापस से यार, देखो मैं पूरा पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन, कुछ मुझको ऐसा लगा कि बताने लायक है तो बता दूंगा, तो मुझे लगा नहीं बताने लायक है तो फिर आपके लिए छोड़ दूंगा। Consider the circuit in the figure, the switch is initially in the position A, switch वाले position A पर है for sufficiently long time, तो पहले A पोजीशन पर है, तो A के साथ बैटरी रेजिस्टर कैपेसिटर मतलब सर्किट में चार्ज होगा कैपेसिटर, कैपेसिटर को पोटेंशियल डिफरेंस 3 मिली का होगा बहुत देर तक जुड़ा होने से। अब क्या बोला है, स्टेबलिश स्टेडी स्टेट आ गई, फिर T0 पर स्विच को B पर कनेक्ट करके अचानक से, तो कैपेसिटर के साथ जो पूरी तरह से चार्ज था उसके साथ तुम इधर 2C और एक 2R ऐसे और जोड़ दे रहे हो, तो 2C पे पहले कोई चार्ज नहीं था, तो एक चार्ज कैपेसिटर रेजिस्टर R, 2C जो अनचार्ज है और 2R, ये एक लूप बन जाएगा। तो इसमें तो इक्वेशन लिख सकते हो चार्ज वार्ज की, तो ऐसे क्वेश्चन करे अपन ने, और इन्होंने पूछा क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज विद स्टेट ऑफ कैपेसिटर की लोड बिफोर t इक्वल टू 0, वो तो तुम निकाल लोगे, c पोटेंशियल चार्ज c हो जाएगा, t tending to infinity with the new steady state as you establish the charges held by the capacitor c and 2c। तो आफ्टर स्टेडी स्टेट क्या हो जाएगा, c और 2c मिल रहे हैं, तो टोटल चार्ज बाय टोटल कैपेसिटी इनटू c करोगे तो पहले का चार्ज, 2c करोगे दूसरे का चार्ज, वो वाला तरीका कर लेना। 1003 the current decreases exponentially between t0 to infinity, the time constant is, टाइम कांस्टेंट निकाल सकते हो तुमको, तो ऐसे क्वेश्चन में करंट की इक्वेशन ही निकाल लोगे, इसी टाइम पर चार्ज स्मॉल q फ्लो हो गया है, वो चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टू लोगे, इसमें तो करे हुए हमने क्वेश्चन इससे, तो ये हो जाएगा आपसे 0 टू इंफिनिटी में एनर्जी लॉस कितनी होगी, तो सिस्टम के एनर्जी लॉस तो आप वो डायरेक्ट फार्मूला था ना उससे भी कर सकते हो, क्या था डायरेक्ट फार्मूला है वो एनर्जी लॉस का, सॉरी तो एनर्जी लॉस का जो डायरेक्ट फार्मूला होता है ना वो लगा लेना, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इनटू डेल्टा V का स्क्वायर, ये लगा लो, एक कैपेसिटर चार्ज है P पोटेंशियल से, दूसरा तो 0 था, तो डेल्टा V 0 था दोनों के बीच में, और कैपेसिटी रख दो दोनों की बीच में, एक की थी दूसरी 2C, P into 2C upon C plus 2C, क्या आ जाएगा 2/3C, ये आया कि नहीं, ये तो करने के लिए कुछ करना ही नहीं था, देख ये समझ में आया मैंने कैसे लिखा, हीट हाँ एक कैपेसिटर जिसका पोटेंशियल डिफरेंस E है, उसको कनेक्ट कर रहे हो कुछ कुछ रेजिस्टेंस के साथ 2C कैपेसिटर से, तो अल्टीमेटली इसमें होगा क्या है, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाएगा, तो इस तरह के केसेस में इतनी हीट आती ना, बच्चे बोल रहे हो गया, वेरी गुड।
और कोई डाउट उसमें बच रहा है क्या? प्रैक्टिस टेस्ट दिख रहा है मेरे पास जो बुक है उसमें, आपके पास भी अगर प्रैक्टिस टेस्ट है तो वो भी आप करिएगा, है ना? प्रैक्टिस टेस्ट कंप्लीट कर लेना। 1055 भी मेरे पास एक डाउट दिख रहा है। The time at which the charge in the capacitor C is reduced to half of the value, तो इसके लिए चार्ज की इक्वेशन लिखो, चार्ज की इक्वेशन लिखो, वो इंटीग्रेट करके लिखो, वो आप पूरा सर्किट में किसी समय पे यहाँ का जो इनिशियल चार्ज था उसमें से Q चला गया, Q उसको मिल गया होगा, फिर पूरे लूप की इक्वेशन लिखो, करो बेसिक वो आप करोगे, ठीक है? वो कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया आपको, याद कर सकते हो। चलो, तो अब मान लो फिर 1 2 3 4 का आधा डिस्कशन हो गया है, एक बार और कर लेंगे इसका डिस्कशन अपन, है ना? ठीक है, सो मंडे को आपकी क्लास में बता दूंगा सबकी कि भाई क्या डिस्कस करना है, या ग्रुप आपके ग्रुप पे मैसेज करूंगा कि वेडनेसडे का टारगेट क्या है। अब बस कल टेस्ट है, कल के लिए बेस्ट ऑफ लक सबको, है ना? टेस्ट करो अच्छे से, उसके बाद फिर अपन करते हैं आगे। अच्छे से क्वेश्चंस पढ़ के करना, जल्दबाजी मत करना किसी भी क्वेश्चन में। ओके, बाय सबको, टेक केयर, एंजॉय योर संडे, थैंक यू।